वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान और मैं आपको क्लास 8 का हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, ये एक बार रिविजन करते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट अटैक करने के बजाय नई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते थे जिससे कुछ एरिया को वो एनेक्स कर लिया जाए या उस एरिया को एनेक्स कर ले। जैसे लास्ट में हमने डिटेल में पढ़ा सब्सिडरी अलायंसेस एक पॉलिसी थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के बारे में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या था ये आप लोगों का आई होप कुछ थोड़ा बहुत हिंट जरूर होगा। इसे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या था? दिस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी when he was governor general in 1848 to 1856। जब वो यहाँ के गवर्नर जनरल थे तो यहाँ पे उन्होंने फिर एक पॉलिसी लेकर आए। क्या था उस पॉलिसी का नाम? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था क्या, मीन्स वो पॉलिसी थी क्या। इन अ नॉर्मल वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। एक किंग जिसका कोई नेचुरल मेल हायर ना हो, मींस नेचुरल बेटा ना हो। अब आप नेचुरल सोच रहे होंगे, बहुत से लोग जिनके बेटे नहीं होते थे वो लोग अडॉप्ट भी कर लेते थे मेल हायर को, ताकि उनके आगे के किंगडम को वो संभाले, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने ये क्लियरली बोल दिया था कि अगर आपका मेल हायर नहीं है नेचुरली तो वो एरिया ब्रिटिशर्स अनेक्स कर लेगी, ठीक है। मींस वो अब सन अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, बेसिकली ये था, ठीक है। तो यही बताया गया है। दिस पॉलिसी डिक्लेयर्स दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर देन द एरिया विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन इसी को ही किया। इसके तहत काफी एरियाज को एनेक्स किया जाता है। इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनी थी मणिकर्णिका। आई होप आप लोगों ने देखा ही होगा कि झांसी की रानी किस तरह से अपनी झांसी को बचाने के लिए अपने बच्चे को बैक में बांध के भी लड़ाई करती है, ठीक है। उसी तरह कुछ किंगडम्स को भी एनेक्स कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि सतारा, उदयपुर, झांसी, संबलपुर, नागपुर, अवध, ये कुछ एरियाज थे जिसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया। His kingdom will be lapsed by the Britishers. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का मतलब ही कि ब्रिटिशर्स के अंडर वो आ गया, मींस आपसे ले लिया गया, ठीक है। लैब्स का मतलब किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है। तो वही उस राजा से उसके किंगडम को ले लिया गया और अब वो हाथ में है ब्रिटिशर्स। क्लियर है? ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध, बट अवध में ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना कि अवध के जो किंग थे उनका नेचुरल मेल हायर ही था। बट ब्रिटिशर्स ने उनके किंगडम को एनेक्स इसलिए किया, ये रीजन बताते हुए किया कि जो वहां के किंग थे, जो वहां के रूलर थे, वो गवर्नमेंट को अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रहे थे, मींस लोगों की अच्छे से देखरेख नहीं कर पा रहे थे। उसे मिस गवर्नमेंट कहा गया। तो ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध, ब्रिटिशर्स हैड अ न्यू आर्ग्यूमेंट दैट मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब की मिस गवर्नमेंट बताया गया। मींस आप ये मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे। उनको ये एरिया पसंद आ रहा था, वो एरिया एनेक्स कर लेते थे, मतलब उसकी कोई भी रीजन दे देते थे, लेकिन जो कि ऑथेंटिक नहीं था। क्लियर है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स क्या है? अब ब्रिटिशर्स हमारे देश को चला रही थी। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को चला रही थी तो वो अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेट करेगी, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेट करेगी। तो देखते हैं वो अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे सेटअप करती है। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स प्लेड एन वाइटल रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज पावर। वॉरेन हेस्टिंग्स याद आया कुछ? अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है। वॉरेन हेस्टिंग्स
का जो टाइम पीरियड है जब तक वो गवर्नर जनरल रहे उसका आप ईयर बताएंगे, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, प्लेड अ वाइटल रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज पावर। वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत बड़ा हाथ था कंपनी के पावर्स को एक्सपैंड करने में। ठीक है, कैसे? ब्रिटिश टेरिटरीज 3 प्रेसिडेंसीज में फैली। ब्रिटिश टेरिटरीज 3 प्रेसिडेंसीज में फैली। पहला बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। 3 प्रेसिडेंसीज मींस आप ये समझ लीजिए कि 3 कैपिटल, मान लीजिए कि 3 कैपिटल थी। ठीक है, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। तीनों कैपिटल्स में एक एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया। इसे एक एक गवर्नर मींस बॉम्बे का एक अलग गवर्नर, बंगाल का एक अलग गवर्नर, मद्रास का एक अलग गवर्नर, जो कि रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल को। सबसे सुपीरियर कौन है, सबसे सुप्रीम कौन है? गवर्नर जनरल। उनके अंडर तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर आएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, आगे देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स आल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखिए, उस समय ऐसा नहीं था कि वहां पे लोगों में झगड़ा नहीं होता था। आज जैसे कई लोगों में झगड़ा होता है, उस समय भी कई लोगों में झगड़ा होता था। बट ब्रिटिशर्स ये समझ नहीं पाते थे कि हम उन झगड़ों को उनका सॉल्यूशन कैसा करें, उनको सॉल्व कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट बनाया। ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। आपको जस्टिस कहां मिलेगा? कोर्ट में ना। तो कोर्ट को डिवाइड कर दिया गया। कोर्ट को डिवाइड किया गया, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, क्रिमिनल मींस जो कोई क्राइम करके आता है उसे इस कोर्ट में लाया जाता है। मींस किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी का अपहरण कर लिया, ठीक है, इन सारे केसेस को क्रिमिनल कोर्ट में लाया जाता। ठीक है, सिविल कोर्ट में क्या लाया जाता? जैसे किसी के लैंड का डिस्प्यूट, कोई किसी को सैलरी नहीं पे कर रहा है, तो ये सारी बातें सिविल कोर्ट में आती। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी कहा जाता और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत कहा जाता। इज दैट ओके? बट प्रॉब्लम ये थी कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। कोई कहता था मींस इतने सारे अलग अलग रिचुअल्स हैं हमारे कंट्री में, तो कई पंडितों और कई मौलवीज को बुलाया। उनके अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग ये बातें सही निकली, किसी के अकॉर्डिंग गलत निकली। यानी ब्रिटिशर्स परेशान हो गए कि हम इसका जस्टिस कैसे करें, इस तरह इससे जस्टिस कैसे करें। ठीक है, तो फौजदारी अदालत को टोटली काजी और मुफ्तीज के मींस उनके अकॉर्डिंग सोच में रख दिया जाता। मींस फौजदारी अदालत को काजी और मुफ्तीज के पर्सपेक्टिव से देखा जाता और सिविल कोर्ट को मींस दीवानी अदालत को मौलवीज और हिंदूज के जो हेड मींस ब्राह्मण हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाता। मींस उनके हिसाब से इन दोनों में जस्टिस दी जाती, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। किसके सुपरविजन के? अंडर कलेक्टर के, ताकि किसी को भी गलत डिसीजन ना दिया जा सके। इज दैट क्लियर टू यू? अब जुडिशरी में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। मींस मुस्लिम्स या हिंदूज कह लीजिए, या नॉर्थ पार्ट के जो पर्सन हैं वो साउथ पार्ट के पर्सन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था ये दिख रहा था, क्योंकि हर जगह के अलग अलग रीजनल या रिलीजनल मान्यता थी, तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी जस्टिस में। तो एक नया सॉल्यूशन लेके आया। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित हैड डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज। ब्राह्मण पंडित जो थे उनके अलग अलग मान्यताएं थी, ठीक है, अलग अलग लॉज के ऊपर, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। अपने धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग वो चाहते थे कि कार्य हो, मींस आगे प्रोसेस हो। संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड एज अ कोड ऑफ बिहेवियर।
बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो संस्कृत से अपनाई गई, संस्कृत से ली गई कि आपका कोड ऑफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए. ओके, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्टेड ऑफ हिंदूज लॉ, हिंदूज के लॉ. इंडिया आज आपको जिस तरह से दिख रहा है मींस हमारे यहाँ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है. आप सोचिए हर जगह के अलग अलग लॉज होंगे, ठीक है. तो वहां पे इंडिया उस समय अनडिवाइडेड था तो उससे भी बड़ा एरिया था. तो हर जगह से 11 पंडित्स को कलेक्ट किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप एक रूल बुक बनाइए, किसी की भी मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है. तो एक रूल बुक बनाती है कौन, 11 पंडित्स मिलकर, ठीक है. N.B. Halhed translated this into English. N.B. Halhed जो बुक लिखी रहती है 11 पंडित से ने उन्हें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो हिंदी आती नहीं थी, हिंदी या संस्कृत. लेकिन N.B. Halhed ऐसे पर्सन थे जिन्हें संस्कृत या हिंदी भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया. Is that okay? A code of Muslim laws were also compiled a book for the European judges. जैसे हिंदू पंडित कंपाइल करे अपने बुक्स को, उसी तरह मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, उन्होंने भी अपनी लॉज को कंपाइल करके एक बुक प्रेजेंट की, ठीक है. अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिए. इस एक्ट में क्या हुआ रहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनेगा, ठीक है. और ये ईयर सुप्रीम कोर्ट बनता कब है, 1774 को सुप्रीम कोर्ट बनता है. 1773 में बोल दिया जाता है कि आप इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट बनाइए और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है. इज दैट क्लियर? एक नए कोर्ट की बात की है, अ कोर्ट ऑफ अपील, द सरदार निजामुद्दीन अदालत. ये भी एक तरह का अदालत है जो कि एस्टैब्लिश किया गया कोलकाता में. इज दैट क्लियर? जब कंपनी के रिलीजनल मैटर्स में भी चेंजेस आए तो कंपनी के आर्मी में भी कुछ चेंजेस आए. कैसे देखते हैं. कंपनी के आर्मी में क्या क्या चेंजेस आए ये देखेंगे. कंपनी के आर्मी में दो हिस्से होते थे, एक थे कैवलरी, एक थे इन्फेंट्री. कैवलरी वो होते घुड़सवार जो घोड़े के ऊपर बैठ के तीर और कमान से वॉर लड़ते थे, ठीक है. और वही इन्फेंट्री फुट सोल्जर्स थे. फुट सोल्जर्स मतलब पैदल सेना, जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी आर्चरी की. किसकी? आर्चरी. आर्चरी क्या होता है? तीर, भाले, इन सब चीजों की, ठीक है. कुछ समय बाद कैवलरी का उतना यूज नहीं रहा, क्योंकि आगे जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वहां पे गन्स चलते हैं, ठीक है, बॉम्ब्स चलते हैं, है ना, ये सारी चीजें चलती हैं. तो अगर घोड़े पे सवार होके इंसान चल रहा है और सामने वाला बंदूक से तुमको मार रहा है, बंदूक से शूट कर रहा है, तो वो हॉर्स बचेगा कि वो सोल्जर बचेगा. तो ये दोनों चीजों में काफी एक्सपेंस हो रहा था, इसीलिए आगे चल के सिर्फ इन्फेंट्री सोल्जर्स की ही मांग आगे जाके बढ़ती है. मीन्स अगर वो पैदल चल रहे हैं तो इजीली वो शूट कर पाए, ठीक है. अगर उनको कुछ होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा. और यहाँ पे अगर कैवलरी में अगर कोई शूट कर रहा है, ठीक है, आप जानते ही है हॉर्स जो गन की आवाज सुन के भी बिदक जाता है, तो इससे पूरे वॉर सेगमेंट्स खराब हो जाएंगे, ठीक है. इसीलिए ब्रिटिशर्स ने काफी ये सोचा और इन्फेंट्रीज को ट्रेन करने की उनकी कोशिश रही, ठीक है. अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू द आर्मी एंड ट्रेन्ड देम लाइक अ सोल्जर. अब आपको कुछ याद आया? सब्सिडरी अलायंसेस में अवध और बनारस से उनके सारे सोल्जर्स को ले लिया गया था. अब अवध और बनारस जो पीजेंट्स होते हैं मींस फार्मर्स होते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं अपने आर्मी के अंडर और उन्हें ट्रेन किया जाता है, ठीक है. तीर, कमान, भालो और उनसे वॉर जो भी वॉर में जरूरत पड़ती है, इन सारी चीजों की उनको ट्रेनिंग दी जाती है. किसे? पीजेंट्स को. इज दैट क्लियर? वॉर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820.
वॉर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मैंने भी आपको बताया. यूज ऑफ गन एंड दीज थिंग्स वर मच यूज्ड. ठीक है, थिंग्स वर गन एंड दीज थिंग्स वर मच यूज्ड. ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट. ब्रिटिशर्स ना केवल इंडिया में बट ऑल्सो इन बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, अफगानिस्तान और इजिप्ट में भी लड़ रहे थे. ठीक है, सो जो इजिप्ट, अफगानिस्तान और बर्मा में जो वॉर होते हैं वहां पे ब्रिटिशर्स देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आती है. ठीक है, वे सोल्जर्स वर आर्म्ड विद द मस्केट्स एंड मैच लॉक. और मस्केट्स मींस जिसे मुंह से छील के डालना है गन में और देन उसको शूट करना है. ये सारी टेक्नोलॉजीज थी. ठीक है, नाउ इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. मैंने आपको अभी बताया इन्फेंट्री मींस पैदल सेना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई थी. इन 19th century the British began to develop a uniform culture. हाँ, 19th century में ब्रिटिशर्स अपने सोल्जर्स के अंदर एक कंपल्सरी यूनिफॉर्म ला दी गई थी. ठीक है, जो भी सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में रहेंगे उन्हें अपना यूनिफॉर्म कैरी करना पड़ेगा. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेपन्स टू द सोल्जर. सोल्जर्स तो मोस्टली इंडियंस ही थे ना, उनको नए नए वेपन से इंट्रोड्यूस किया जाता है. जहां पे आपने आगे सुना ही होगा, मंगल पांडे का एक एग्जांपल देती हूँ. वहां पे लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि जो वेपन्स है उनको पहले ड्रिल करना पड़ता था. मींस जो बुलेट्स है उनको पहले अपने मुंह से छीलना पड़ता था, जिसमें फैट्स ऑफ काउ एंड फैट्स ऑफ पिग वर मिस्ड. ये एक अफवाह ही थी जो उन दिनों फैल गई थी, जिससे हिंदूज और मुस्लिम जो रिलीजन के लोग थे आर्मी में, उन्हें काफी रिलीजियस हर्ट पहुंचा. इसलिए मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया, आपको याद ही होगा. तो इसमें बेसिकली क्या किया गया था, लोगों को जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स है उनको तोड़ रहे थे. जैसे हिंदूज के लिए पूजनीय होती है गाय, है ना, और मुस्लिम्स पिग को अवॉइड करते हैं. लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि दोनों के मिक्सचर का फैट यूज करके बुलेट्स को सील किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं सोल्जर्स को पसंद नहीं आ रहा था. इज दैट क्लियर? आपको ये समझ में आया ये टॉपिक? सो इस तरह से सिपॉय म्यूटिनी. अच्छा, सिपॉय क्या होता है? जैसे सिपाही. कुछ टॉपिक्स पहले हमने नवाब्स पढ़ा था, जो आगे चल के ब्रिटिशर्स के लिए नबूब्स हो गया था. वैसे ही सिपाही वो आगे चल के इनके लिए सिपॉय हो गया. ठीक है, तो जो सोल्जर्स थे उन्हें सिपॉय भी कहा गया. इज दैट क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपके लिए इजी होगा. और कुछ इस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करने आए और अपनी टेरिटरी बनाने में वो ज्यादा विश्वास रखने लगे. इज दैट क्लियर टू यू? ये आपका टॉपिक यहाँ पे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यहाँ पे एंड होता है. आगे हम उसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं. सो आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव मींस जो आपके बुक के बैक में एक्सरसाइज दिया है उसे सॉल्व करते हैं. तो मैच द फॉलोइंग में दीवानी का राइट आंसर होगा राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस. टाइगर ऑफ मैसूर, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टिप्पू. ठीक है, टाइगर ऑफ मैसूर वाज टिप्पू सुल्तान. फौजदारी अदालत वाज द क्रिमिनल कोर्ट. रानी चिन्नम्मा led an anti-British movement in Hittur. सिपाही is known as सिपॉय. ठीक है, वही fill in the blanks को देखेंगे. Question is the British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey. Battle of Plassey आंसर होगा. Second, हैदर अली and टिप्पू सुल्तान were the rulers of, कहाँ के रूलर्स थे? Yes, मैसूर के. Dalhousie implemented the doctrine of lapse. ठीक है, मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन डैश पार्ट ऑफ इंडिया. कौन से पार्ट में? नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब देखते हैं कुछ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट है द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th century. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि 1707 के बाद औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीकनेस की पोजीशन में आ गए थे. ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी was the only European company that trade in India? नहीं, क्योंकि इनके अलावा भी और सारे कंपनियां थी. ठीक है, तो फॉल्स होगा इसका आंसर. महाराजा रंजीत सिंह was the
रूलर ऑफ पंजाब? यस, ट्रू. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. नहीं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेकर आए थे. तो इसका भी आंसर होगा फॉल्स.